मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट की फर्स्ट पेपर में हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक अधिकार और उसका वर्गीकरण। हमने अपनी पिछली क्लासेस में अधिकार का अर्थ, उसके लक्षण या तत्व और उसके विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जानकारी ली थी और हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया था कि अधिकार वास्तव में हैं क्या और इनका संरक्षण कौन करता है। आज हम लोग देखेंगे अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकार पूरे विश्व में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हर वो नागरिक जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहता है अधिकार प्राप्त करता है, और अगर उस देश में संविधान है, लिखित संविधान है और संविधान में उसका प्रावधान है, तो संविधान के माध्यम से संरक्षण भी प्राप्त करता है और साथ ही साथ उसे राज्य का संरक्षण भी एक नागरिक होने के नाते अधिकार के रूप में मिलता है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें या जैसे भारत की हम बात करें, तो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व सामान्य तौर पर अधिकारों की बात नहीं की जा सकती थी क्योंकि पराधीन थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में स्पष्ट तौर पर अधिकारों को दिया गया और उनके संरक्षण का प्रावधान भी दिया गया। अधिकारों की धारणा, जैसा हम लोगों ने इसके विभिन्न सिद्धांतों में देखा है, प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन यह आवश्यक नहीं था कि अधिकार सभी को समान रूप से मिलते। लेकिन वर्तमान में जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अस्तित्व में आईं, तो अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त होने शुरू हो गए। आज हम लोग देखेंगे अपनी क्लास में अधिकारों का वर्गीकरण, यानी अधिकार कितने प्रकार के हैं। अगर हम उदारवादी लेखक जितने भी हैं या विचारक हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो उन्होंने अधिकारों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा है। एक है नैतिक अधिकार और दूसरे हैं कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। इनका जो पूरा स्वरूप है, अवलंबन है, संरक्षण है, वो राज्य की शक्ति से नहीं होता बल्कि नैतिक भावना से होता है। नैतिक अधिकारों का राज्य के कानूनों द्वारा अनुमोदन नहीं होता। इन्हें धर्मशास्त्र है, लोकमत है, आत्मचेतना है, उनके माध्यम से स्वीकार करवाया जाता है और इसीलिए अगर इसका उल्लंघन होता है तो राज्य उसके संबंध में किसी प्रकार का दंड नहीं देता, क्योंकि वो संवैधानिक नहीं है बल्कि वो नैतिक है और नैतिक दबाव के माध्यम से ही उनको मनवाया जा सकता है। अधिकारों का दूसरा जो वर्ग है या स्वरूप है वो है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और जिनकी रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य के ऊपर होता है। एक तरह से हम ये कहें कि इन अधिकारों के पीछे राज्य की शक्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों के उपभोग में या इनका उपयोग करने में या किसी प्रकार का दुरुपयोग करता है तो वो अपराधी माना जाता है, और यदि वो दूसरे साथी नागरिक के अधिकारों का हनन करता है तो भी राज्य द्वारा उस व्यक्ति को सजा भी दी जा सकती है और दूसरे नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाती है। सामाजिक जीवन के विकास के साथ साथ इन अधिकारों में वृद्धि होती गई और आज हम देखते हैं कि हम सभी इन कानूनी अधिकारों को उपभोग में लेते हैं, काम में लेते हैं। कानूनी अधिकारों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है नागरिक अधिकार। अब ये नागरिक अधिकार क्या है? नागरिक अधिकार जो किसी भी राज्य में रहने वाले नागरिक को प्राप्त होते हैं, या वो उस राज्य का नागरिक नहीं है तो भी यदि वो उस राज्य की सीमा में रहता है तो उसके अधिकार प्राप्त करता है। इसका उद्देश्य उच्च सामाजिक जीवन को संभव बनाना, व्यक्तियों की सुरक्षा करना और
सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ये नागरिक अधिकार बदलते रहते हैं। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जो राज्य हैं, जितने भी आधुनिक राज्य हैं, उनमें मुख्य रूप से जो अधिकार दिए गए हैं उनकी हम अभी बात करेंगे, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो वो अधिकार जो है उनमें सबसे पहला अधिकार है जीवन का अधिकार। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मौलिक और आधारभूत अधिकार है, जिसके बिना अन्य कोई अधिकार संभव नहीं है। व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने जीवन का उपयोग कर सकता है। राज्य का कर्तव्य है कि वो व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का अंत करने का प्रयास करता है, यानी आत्महत्या करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य उसे रोकता है, अर्थात वो आत्महत्या नहीं कर सकता। मानव जीवन समाज की बहुमूल्य निधि मानी जाती है और इसलिए उसे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना एक दंडनीय अपराध भी माना जाता है। जैसा आपको पता होगा, आत्महत्या की कोशिश या उससे बचने पर उसको दंड दिया जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, या जिसने भी आत्महत्या के लिए उकसाया है या ऐसी परिस्थितियां बनाई हैं, उस व्यक्ति को भी, संबंधित व्यक्ति को भी सजा दी जाती है। दूसरा अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को समान मान लिया जाए, बराबर मान लिया जाए। इसका अर्थ है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नागरिक या व्यक्ति के रूप में उसे बराबर सम्मान दिया जाए, उन्नति के समान अवसर दिए जाएं, किसी भी प्रकार का भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाए। इस समानता के 3 रूप माने जाते हैं। पहला, राजनीतिक समानता का अधिकार। इसका अर्थ है कि राज्य या शासन से संबंधित कार्यों में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता के अनुसार भाग लेने का अवसर प्राप्त हो, जिसमें आती हैं वयस्क मताधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। सबको समान रूप से होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। धन, जाति, रंग, लिंग, वर्ण, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, बल्कि समान रूप से सभी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। दूसरा आता है आर्थिक समानता का अधिकार। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल समान कर दिया जाए। इसका अर्थ ये है कि सभी व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर पर लाना राज्य का कार्य है। उसके पास कम से कम इतने संसाधन हो जिससे वो भोजन, निवास और वस्त्र की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पूरी कर सके। प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार कार्य मिले और जीविका चलाने के लिए समान रूप से अवसर प्राप्त हो। तीसरे प्रकार की इसमें समानता आती है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का अर्थ है किसी वर्ग विशेष को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य होने के नाते सभी समान हैं। धर्म, जाति या धन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दूसरे से अलग नहीं किया जाए। जैसे अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध माना गया है, जबकि स्वतंत्रता से पहले ऐसा नहीं था। और स्वतंत्रता से पूर्व अगर हम देखें तो भारत में वोट में भी और सामाजिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा भेदभाव था। तीसरे अधिकार पर आते हैं। अभी तक हमने 2 अधिकारों की, जो नागरिक अधिकार हैं, उनकी चर्चा की। पहला था जीवन का अधिकार, दूसरा था समानता का अधिकार, जिसमें हमने राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता को देखा। अब आते हैं तीसरे प्रकार के नागरिक अधिकार पर, यह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको अगर हम सकारात्मक रूप से देखें तो ये व्यक्तित्व के विकास का अवसर है। जैसा लास्की कहते हैं, इसका अर्थ उस शक्ति से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार बिना किसी बाह्य बंधनों के अपने जीवन के विकास का ढंग चुन सके। ये तभी मिलता है जब समाज कुछ नियम बनाकर दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुचित हस्तक्षेप को रोकता है।
स्वतंत्रता पूर्वक काम करने के लिए व्यक्ति को अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए भी कई स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए और ना तो उसे दास बनाया जा सके, ना उसे जब तक अपराध प्रमाणित ना हो उसे बंदी बनाया नहीं जाना चाहिए। इच्छानुसार अपना कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक कि वो किसी अन्य व्यक्ति को क्षति ना पहुंचा रहा हो। उसके व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार आता है भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार। व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मिल और लास्की जैसे जो विचारक हैं उन्होंने इसे व्यक्ति की उन्नति के लिए बेहद आवश्यक माना है, परंतु यह अधिकार असीमित नहीं है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए समय समय पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विश्व में हम देखते हैं जिन भी देशों में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वहाँ निश्चित रूप से कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं और खास करके युद्ध काल में इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तीसरे प्रकार की स्वतंत्रता है आने जाने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को अपने देश के अंदर आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन अगर वो उसका दुरुपयोग करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चौथा स्वतंत्रता का अधिकार है संगठन बनाने का अधिकार। इसमें समुदाय और संगठन उन्नति के लिए आवश्यक है और जिसके माध्यम से वो अपना विकास कर सकता है, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, अपने विचारों को पोषण कर सकता है, सभा या समुदाय सभा कर सकता है। लेकिन यदि कोई शांति भंग जैसी स्थिति आती है या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पांचवा स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार से जुड़ा है। शासन का ये दायित्व है कि वो स्कूल खोले, हर बच्चे के लिए निःशुल्क या शुल्क सहित शिक्षा का प्रबंध करे, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले और अपनी संस्कृति को अपनाने का अधिकार मिले। छठा स्वतंत्रता का अधिकार आता है अंतःकरण या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास करता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसको अपना सकता है, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है। इसकी उसे छूट होनी चाहिए और राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई सामाजिक कुरीतियों के नाम पर या अधार्मिक प्रचार के द्वारा या धार्मिक वैमनस्य के माध्यम से अनैतिकता का प्रचार करता है तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो इस तरह से ये हुआ स्वतंत्रता का अधिकार और उसमें हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को देखा। अब आता है चौथे प्रकार का अधिकार और ये है संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकार माना था। उनका मानना था कि व्यक्ति जिस वस्तु पर अपना श्रम लगाता है वो उसका व्यक्तिगत धन है, उसकी संपत्ति है और इसे प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत अधिकार मानना चाहिए। उसे ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो उस धन का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सके और व्यक्ति यदि राज्य इस प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करता है तो संपत्ति के मालिक को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। तो इस तरह से व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वामित्व की भावना से जुड़ा संपत्ति का अधिकार कुछ लोकतांत्रिक देशों में आवश्यक माना गया। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार को एक विवादास्पद अधिकार माना जाता है क्योंकि इससे निजी व्यवसाय, निजी संपत्ति शोषण का माध्यम बन जाती है। बेंथम, एडम स्मिथ, रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे जो विचारक हैं वो जहाँ संपत्ति के अधिकार को स्वीकार करते हैं वहीं मार्क्सवादी और समाजवादी विचारक उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व को नहीं मानते। वो कहते हैं कि
समाजवादी देशों में उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती है, पूंजीपति और अमीर होता जाता है और जो श्रमिक वर्ग है या जो कामगर वर्ग है वो और ज़्यादा गरीब होता जाता है। केवल उपभोग की वस्तुओं में व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती है और अधिकांश सामूहिक अधिकार में रहनी चाहिए, ऐसा मार्क्सवादी और समाजवादी विचारक मानते हैं। प्रत्येक मनुष्य से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य कराया जाना चाहिए और उसी के अनुसार उसके श्रम का मूल्य होना चाहिए। तो जहाँ उदारवादी व्यक्तिवादी विचारक व्यक्तिगत संपत्ति के पक्ष में है, वहीं साम्यवादी निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने की बात कहते हैं। पांचवा अधिकार आता है परिवार का अधिकार। परिवार का अधिकार निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना मानव जाति का अस्तित्व संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने पारिवारिक जीवन को व्यतीत कर सके, विवाह कर सके, बच्चों का पालन पोषण कर सके और दूसरे लोग उसके पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप न करें। ये है परिवार का अधिकार। अगला आता है रोजगार का अधिकार। रोजगार का अधिकार एक तरह से जीवन के अधिकार से जुड़ा है, क्योंकि अगर रोजगार नहीं होगा तो व्यक्ति जीवन कैसे चलाएगा, और अगर जीवन चलाना है, परिवार चलाना है, तो रोजगार होना आवश्यक है, आजीविका कमाना आवश्यक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, ये उसका अधिकार है। राज्य इसकी व्यवस्था करे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और उचित पारिश्रमिक उसे प्राप्त हो, ये देखा जाना राज्य का काम है। लास्की के अनुसार अपना सर्वोत्तम रूप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को काम करना चाहिए और काम के अभाव में उस समय तक के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए जब तक किसी व्यक्तिगत व्यवस्था में उसे पुनः काम करने का अवसर प्राप्त न हो। एक व्यक्ति को केवल काम का ही अधिकार नहीं, अपितु उसे काम के बदले उपयुक्त मजदूरी का अधिकार भी होना चाहिए। तो ये तो हुए नागरिक अधिकार। अब आते हैं राजनीतिक अधिकारों पर। राजनीतिक अधिकार दूसरे प्रकार के अधिकार हैं, केवल उस देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं और इन अधिकारों के आधार पर नागरिक शासन संबंधी कार्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य का हाथ बटाते हैं। ये अधिकार देश के संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं या फिर शासन द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। सामान्य तौर पर लगभग सभी देशों में ये अधिकार विदेशियों को, पागल या दिवालियों को नहीं दिए जाते। राजनीतिक अधिकारों में मुख्य रूप से जो अधिकार आते हैं उसमें सबसे पहला है मत देने का अधिकार या वोट देने का अधिकार, क्योंकि सभी देश लगभग लोकतांत्रिक देश हैं और जो नहीं है वो भी लोकतंत्र बनने का प्रयास करते हैं, इसलिए वोटिंग होता है। और प्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र प्रणाली में प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुन करके व्यवस्थापिका में भेजते हैं। ऐसी स्थिति में मत देने का जो अधिकार है वो प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु है। लोकतंत्र की सफलता के लिए इसका सही प्रयोग होना भी जरूरी है। अगर इसमें भेदभाव हो किसी भी प्रकार का, जैसे हम भारत का उदाहरण लें तो स्वतंत्रता से पूर्व धर्म के आधार पर भेदभाव था, स्त्री और पुरुष में भेदभाव था, या हम कहें कि अमीर और गरीब में भेदभाव था, तो इस प्रकार का अगर भेदभाव होगा तो फिर वो अधिकार नहीं बन पाएगा, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं बन सकता, नागरिक अधिकार नहीं बन सकता। लेकिन वर्तमान में अधिकांश देशों में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है और इसमें बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, लिंग, वर्ण किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त है। जैसे भारत में मूल संविधान में 21 वर्ष के नागरिक को वयस्क मताधिकार प्राप्त था, लेकिन अब वर्तमान में हम सब जानते हैं कि 18 वर्ष पूरे कर लेने पर वो वयस्क नागरिक चुनाव में मत दे सकता है। दूसरा राजनीतिक अधिकार है निर्वाचित होने का अधिकार। जहां मताधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं समान अवसर प्राप्त कर शासन संचालन में भाग लेने का अधिकार भी है, लेकिन यह अधिकार भी नागरिक होने के नाते ही मिलता है। बिना नागरिक
बने, ये सामान्य तौर पर नहीं मिलता। लोकतंत्र में सरकार जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा होती है। इसलिए व्यवस्थापिका का सदस्य कोई भी बन सकता है जो उस देश का नागरिक है और निर्वाचित होने का उसे अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होना चाहिए। तीसरा अधिकार है राजनीतिक अधिकार, सार्वजनिक पद पाने का अधिकार, योग्यता के आधार पर सरकारी पद पाने की सुविधा। इसको हम ये कह सकते हैं, किसी भी नागरिक को जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के आधार पर सरकारी नौकरियों से वंचित नहीं रखा जा सकता। सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्त होने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो इस स्थिति में योग्य लोगों का, योग्य व्यक्तियों का देश को लाभ नहीं मिलेगा और जनता में असंतोष फैलता है। अगला अधिकार है राजनीतिक अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। इस अधिकार का अर्थ है नागरिकों को यदि किसी प्रकार की असुविधा या कष्ट है तो वो अपनी प्रार्थना पत्र के द्वारा राज्य का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकते हैं और जो राज्य के अधिकारी हैं वो उन प्रार्थना पत्रों को देखें और कठिनाइयों को दूर करें। ये होना चाहिए जिससे एक अच्छे राज्य की भूमिका बनी रहे। तो कुल मिलाकर के ये हुए अधिकार जिनको हमने दो भागों में बांट करके देखा। सबसे पहले हमने देखे नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। तो ये दो प्रकार के अधिकार थे। इसमें कानूनी अधिकार जो थे उसमें हमने दो प्रकार के अधिकार देखे। एक थे नागरिक अधिकार जिसमें हमने जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, परिवार का अधिकार, रोजगार का अधिकार देखा। और दूसरे प्रकार के अधिकार थे राजनीतिक अधिकार जिसमें हमने मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार और प्रार्थना पत्र देने का अधिकार देखा। तो कुल मिलाकर के किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी या प्राणवायु हम अधिकारों को कह सकते हैं। लेकिन मार्क्सवादी जो विचारक है उनका मानना है कि ये सारे जो अधिकार हैं ये केवल उदारवादी, व्यक्तिवादी विचारधारा के हैं। जब तक सामूहिक रूप से सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं मिलते, जब तक काम पाने का अधिकार, बेकारी, बीमारी या वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता पाने का अधिकार, न्यूनतम वेतन का अधिकार, सामाजिक और आर्थिक न्याय पाने का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार नहीं मिलता, तब तक ये सभी अधिकार बेकार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन अधिकारों का होना ये बताता है कि एक व्यक्ति का राज्य में महत्व है और वो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए इन अधिकारों का उपयोग कर सकता है। और हम देखते हैं कि वास्तव में हर व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा है। आज के लिए इतना ही।